हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज उसका पार्ट 29 है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप सबको। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन का इनिशिएटिव लिया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो उनको दूर करने के लिए आप इसे बुक कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये सेशन होगा। और कुछ आपको जानकारी जाननी है तो हमारी वेबसाइट proxygan.com को ज़रूर विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर लेक्चर चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है, जो भी हमारे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को बचाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस जो हमें अपनाते हैं उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल टर्म्स जो हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स भी हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली टर्म्स होते क्या हैं। सुनते तो हम बहुत बार हैं इन टर्म्स को, लेकिन हमें उसका मतलब पता नहीं होता है। तो हम लोग उन टर्म्स के मीनिंग्स को आज देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को भी आज हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर का मीनिंग तो आपको पता होगा, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड और रेजिंग स्टॉक। एग्रीकल्चर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग को कवर करता है। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो इसमें लैंड में हम कल्टिवेट करते हैं और जो भी लाइफ स्टॉक है उनको रेयर करते हैं। लाइफ स्टॉक एनिमल्स दो भी इसमें कवर होते हैं। इट वॉज द की डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ सेडिमेंट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी भी पुरानी है वहाँ से ये चला आ रहा है कि पहले तो एग्रीकल्चर ही करते थे और उसी से लोग अपना लिवलीहुड करते थे। तो वहाँ से जो भी हमारा नोमैडिक लाइफस्टाइल है वहाँ से आज तक सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल तक जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। वेयर बाय फार्मिंग ऑफ डोमेस्टिक स्पीशीज क्रिएटेड फूड सर्प्लसेस दैट एनेबल्ड पीपल टू लिव इन सिटीज़। जो भी हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स जो है, कैटल जो है, उनको रेयर करके उनसे प्रोडक्ट्स जो भी आते थे उसको बेचकर हम लोग जीते थे और धीरे धीरे बढ़ते हुए पीपल जो है सिटीज़ में रहना स्टार्ट हुए। तो इसमें ये सारे प्रोसेस में हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा हाथ है। लाइफ शुरू हुई तो एग्रीकल्चर से ही शुरू हुई। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देखें तो उसमें भी हमें रिसेंटली पता चला कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके एक्सकैवेशन से पता चला कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी वो लोग लेते थे। हमारे उनके एक्सकैवेशंस में पता चला कि वो लोग जो भी दूध था, बटर था या फिर कर्ड था वो लोग लेते थे। इसका मतलब जब भी एग्रीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंस था, वो लोग उसी से अपना लाइवलीहुड चलाते थे। तो एग्रीकल्चर बहुत ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है, आज भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशनल इकोनॉमी या फिर हमारे नेशनल इनकम को इम्प्रूव करने में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। तो देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स क्या होती हैं एग्रीकल्चर में, या फिर थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स होते हैं जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, उनको हम लोग आज देखेंगे। पहले फैलो होता है क्या है देखते हैं। द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टिवेशन। पहले तो सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर लेता है। हमने पहले भी ये पढ़ा है कई सारे बार। तो एक ही लैंड पर कंटिन्यूसली हम लोग कल्टिवेशन करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट अगर करते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल उसकी फर्टिलिटी को लूज़ कर देता है। मतलब उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते और वो लैंड जो है मॉइस्चर नहीं रहता, वो ड्राई हो जाता है और उसमें इन्फिल्ट्रेट करने की कैपेसिटी नहीं होती। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सॉइल इरोशन हो जाता है। सो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, द लैंड इज़ लेफ्ट फैलो टाइम टू टाइम। फैलो नथिंग बट उसको ऐसे ही छोड़ देना ताकि वो रिकवर हो सके। द लैंड इज़ लेफ्ट फैलो टाइम टू टाइम फॉर सम पीरियड। अगर एक बार हमने कल्टिवेशन कर दिया तो उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि रिकवर हो जाए अगर वो फिर से, so that it will become ready again for next cultivation, so that it may regain its natural fertility। तो ये बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैलो मतलब ऐसे ही छोड़ देना उसको, उस पर कोई कल्टिवेशन नहीं करते। थोड़ा कल्टिवेशन मतलब एक बार कल्टिवेशन करने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं ताकि वो फिर से अपनी फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी है वो रीगेन कर सके। सेकेंड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हमने पहले भी पढ़ा था। दीज प्रैक्टिस इज फॉलो टू अवॉइड द लैंड फ्रॉम बीइंग लेफ्ट फैलो और टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ लिविंग द लैंड फॉलो।
सो ये प्रैक्टिस को हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि जो भी फैलो हम छोड़ देते हैं लैंड को, उसको ना छोड़ें, उसको बेकार ना छोड़ें, उसको उस टाइम को हम लोग कैसे यूज़ करें विदाउट लूजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसको हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन क्रॉप्स ग्रोस इन क्रॉप रोटेशन और लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स इज़ नथिंग बट जिसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, जो स्प्राउट्स आते हैं, बीन्स होते हैं, सीड्स होते हैं जो ड्राई होके पल्सेस में बन जाते हैं। आई होप आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में ये बहुत ही डिटेल से कवर किया है। विच फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नेचुरली। तो क्रॉप रोटेशन में जो है ज़्यादातर वही क्रॉप्स यूज़ होते हैं जो लेग्यूमिनस होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज़ नहीं होती, और क्रॉप रोटेशन इज़ नथिंग बट एक क्रॉप के बाद हम एक और क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग। इन दिस प्रैक्टिस 2 or 3 क्रॉप्स आर साइमल्टेनियसली ग्रोन। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज नेम में ही पता चलता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग एक ही साथ 2 to 3 क्रॉप जो है डाल देते हैं ऑन एन एग्रीकल्चरल लैंड सो दैट द न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज्ड बाय वन क्रॉप कैन बी रिप्लेस्ड टू सम एक्सटेंट बाय द अदर क्रॉप्स। जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हम लोग 1 से 3 क्रॉप्स एक ही बार एक ही लैंड में अगर ग्रो करें, तो एक क्रॉप का जो भी वो न्यूट्रिएंट्स वो यूटिलाइज करने के बाद जो भी बचा होता है वो दूसरे प्लांट्स, जो दूसरे क्रॉप्स उसी के बाजू जो होते हैं वो यूटिलाइज कर लेंगे। तो इसी से फ़ायदा भी होता है कि कम खर्चा होता है, जो भी कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी कम हो जाता है, और क्रॉप्स को भी फ़ायदा होता है। द रेशियो ऑफ क्रॉप्स टू बी मिक्सड वेरीज अकॉर्डिंग टू द मेथड्स अप्लाइड एंड द लोकल नीड्स। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग किस रेशियो में इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करें। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इनके रेशियोज़ में डिपेंड्स अपॉन दी क्या मेथड्स उन पे अप्लाई होते हैं, या फिर वहाँ की एरिया की लैंड जो है वो क्या होती है, वहाँ के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसे हैं, उन पर भी डिपेंड होता है इनका रेशियो। 2 क्रॉपिंग एग्रीकल्चर। इन दिस प्रैक्टिस 2 क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन रोटेशन इन ईयर। 2 क्रॉपिंग एग्रीकल्चर में आप लोग देखिएगा कि इसमें एक साथ 2 क्रॉप्स नहीं ग्रो किए जाते। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक क्रॉप के बाद और एक क्रॉप ग्रो किया जाता है। 2 क्रॉपिंग रोटेशन हम लोग बोल सकते हैं। 2 क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन रोटेशन इन ए ईयर। इन ए सिंगल ईयर 2 क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर। It is practiced in those areas where there is adequate rainfall और proper facility of irrigation। ये वही एरिया में हम लोग ग्रो करते हैं जहाँ इरीगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, जहाँ रेनफॉल जो है अच्छे सेंटीमीटर में पड़ रहा हो, वहीं हम लोग इसको यूज़ करते हैं, मतलब इसको फॉलो करते हैं। The second crop grown is normally the nitrogen fixing crops, that is leguminous crops। पहले तो हम लोग कैश क्रॉप्स या फिर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, जो भी उसके बाद जो रोटेशन वाला सेकंड क्रॉप आता है उसको नॉर्मली जो होता है वो लेग्यूमिनस क्रॉप होता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। ये क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं। उसके बाद है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। इन दिस प्रैक्टिस जनरली 3 क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन ईयर। 2 क्रॉपिंग सिस्टम में सिर्फ 2 क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में 3 से ज़्यादा क्रॉप्स जो है एक ही ईयर में ग्रो करते हैं, और कॉमन इन दोज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड बेटर वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो ऐसे एरियाज़ में हम लोग ग्रो करते हैं जहाँ ज़्यादा ही लैंड कुछ अच्छी हो, और वहाँ ज़्यादा ही वाटर के टेक्निक्स जो है, वाटर शेड मैनेजमेंट अच्छा होता हो, वाटर कंजर्वेशन अच्छा होता हो, या फिर इरिगेशन की प्रॉब्लम कोई ना हो, वहाँ पर हम लोग इसे ग्रो करते हैं। और जो भी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स है वो ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं जल्दी, वहाँ के सॉइल में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ज़्यादा सॉइल एरोजन कहीं ना हुआ हो, तो ऐसे एरियाज़ में हम लोग मल्टी क्रॉपिंग एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं, जहाँ एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप के बाद एक, ऐसे वन आफ्टर द अदर आफ्टर अनदर, वैसे 3 लाइन में हम लोग एक ही ईयर में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है रिले क्रॉपिंग। व्हेन ए न्यू क्रॉप इज सोन while the ripening crop is still standing in the field, then it is termed as relay cropping। relay cropping is nothing but अगर एक फील्ड में अगर एक क्रॉप हमने ग्रो कर दिया, फॉर एग्जांपल वो राइपन हो गया है, मतलब वो ऑलमोस्ट ग्रो हो गया है, उसको बस कट करने बाकी है, तो कट करने से पहले ही उसके बाजू ही हम लोग एक और क्रॉप डाल देते हैं, नया क्रॉप। तो नए क्रॉप के बाजू जो भी राइपन क्रॉप होता है, जो भी रेडी क्रॉप होता है, रेडी टू गो, उसको कट करना ही सिर्फ बाकी है, तो उसको हम लोग रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर हेक्टार और पर वर्कर। क्रॉप प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है क्रॉप का पर हेक्टार ऑफ एरिया और पर वर्कर,
इट डिपेंड्स ऑन पर हेक्टर और पर वर्कर इन द एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं। पर वर्कर प्रोडक्टिविटी इज हाई, हम लोग हेक्टार का नहीं देखते, जहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में पर वर्कर प्रोडक्टिविटी, जो भी एक आदमी का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन में, इज़ हाई। वेराज इन द एरियाज ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरियाज में पर हेक्टार प्रोडक्टिविटी हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पर हेक्टार और पर वर्कर। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की जगह में पर वर्कर की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर पर हेक्टार प्रोडक्टिविटी में जो भी हेक्टार की पर हेक्टार प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट मैक्सिमम क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड इन ए मिनिमम टाइम एट व्हाट प्राइस इट इज सोल्ड। एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, नाम में ही पता चलता है कितनी एफिशिएंसी है इसमें, इससे कितना फ़ायदा हुआ है और कितने प्राइस पे ये बिका है। कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी हमें प्रोवाइड हो और कम से कम टाइम में ये हो और कितने प्राइस पे मार्केट में बिका, इसको हम लोग एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी बोलते हैं। उसके बाद है क्रॉप इंटेंसिटी। द एरिएबल लैंड कैन हार्डली बी स्ट्रेच्ड फर्दर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू ऑब्टेन more than one crop from the land in a year. The optimum agricultural use of land is termed as crop intensity. Crop intensity का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग थोड़ी बहुत लैंड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, उसको ही बार बार यूज़ करना ताकि उसका ऑप्टिमम यूज़ जो है वो हम लोग करें। क्योंकि इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में जो है हम लोग ज़्यादा लैंड जो है एग्रीकल्चर को नहीं दे सकते, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जो भी हमारी एरेबल लैंड होती है, एरेबल लैंड नथिंग बट जो भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसी को हमें लिमिट करना है, उसी में हमें क्रॉप रोटेशन करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को अपनाना है ताकि सॉइल फर्टिलिटी कम ना हो और उसी में हमें हेल्दी और अच्छा आउटपुट हमें प्रोडक्शन में देना है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रोनॉमिक कंडीशंस हमने देखे। पहले हमने देखा कि फॉल एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर नथिंग बट बोथ प्लांट्स का भी उसमें आता है और लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी एग्रीकल्चर में आता है। उसके बाद है फैलो नथिंग बट जो भी सॉइल जो है अपनी लैंड में फर्टिलिटी को खो ना दे तो उसको एक कल्टिवेशन के बाद हम लोग ब्रेक देते हैं। उसके बाद हमने देखा क्रॉप रोटेशन नथिंग बट एक ही ईयर में एक क्रॉप के बाद एक और क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं। बेसिकली इसमें लेगुमिनस क्रॉप्स हम लोग, लेगुमिनस प्लांट्स जो है हम लोग ग्रो करते हैं। अगर आपको लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो पहले मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं जिसमें मैंने लेगुमिनस प्लांट्स को बहुत ही डिटेल से समझाया है, उसको प्लीज़ देखिएगा। उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग नथिंग बट एक क्रॉप के बाद दो क्रॉप्स या 3 क्रॉप्स को हम लोग साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं, एक साथ ही उनको ग्रो करते हैं। उसके बाद हमने देखा टू क्रॉपिंग एग्रीकल्चर मतलब एक क्रॉप के बाद एक दूसरा क्रॉप रोटेशन विद ओनली 2 क्रॉप्स इन ए ईयर। उसके बाद देखा मल्टी क्रॉपिंग एग्रीकल्चर 3 से ज़्यादा क्रॉप्स हम लोग एक ईयर में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है रिले क्रॉपिंग, जब एक क्रॉप ख़त्म हो जाता है उसको कट करने से पहले ही उसके आसपास हम लोग नया क्रॉप डाल देते हैं, उसको हम लोग रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी नथिंग बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होती है, एफिशिएंसी होती है क्रॉप की, वो कैलकुलेट होती है या तो पर हेक्टार में या फिर पर वर्कर में। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के एरियाज़ में जो है पर वर्कर की जो एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरियाज़ में पर हेक्टार की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी जो भी एग्रीकल्चर की होती है वो कैसे पता चलती है? अगर मैक्सिमम क्वांटिटी आउटपुट हो और मिनिमम टाइम में हम लोग उसको ग्रो करें और जो भी प्राइस पे वो सोल्ड हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, उससे हमें एग्रीकल्चर एफिशिएंसी का पता चलता है। उसके बाद क्रॉप इंटेंसिटी नथिंग बट जो भी हमारी लैंड है उसको हम लोग कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको कितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। हमारे इंडिया के जैसे कंट्रीज़ में हम लोग एरेबल लैंड्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते, उनको बढ़ा नहीं सकते पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। तो उसी में जो भी लैंड हमारी एग्रीकल्चर की है जितनी अवेलेबल है उसी में हम लोग कितना ग्रो करें, कितने हम लोग टेक्निक्स इसमें अप्लाई करें, कितने मेथड्स या फिर प्लानिंग को हमें देखकर उसी में हमें ग्रो करना चाहिए, उसी से हमें अच्छा सा आउटपुट लाना चाहिए, अच्छी सी एफिशिएंसी उसमें लानी चाहिए। वो सब जो है हमें क्रॉप इंटेंसिटी में देखने को मिलेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।
अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।